गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो मतलब हमारे आसपास की पूरी कॉर्पोरेट दुनिया का एक साइलेंट इंजन है। हाँ, बिल्कुल एक साइलेंट इंजन। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, यानी एमआईएस की। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे कैसे तकनीक, लोग और प्रोसेस ये तीनों मिलकर आखिर प्रबंधकों को या कह लें कि मैनेजर्स को सटीक और तेज फैसले लेने में कैसे मदद करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि मतलब आज के समय में बिना सही जानकारी के कोई भी बिजनेस चलाना वो एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एग्जैक्टली। और शुरुआत में ही मैं ये क्लियर कर दूं कि हम किसी टेक्निकल उलझन में नहीं पड़ने वाले हैं। कोई भारी भरकम जागन नहीं। वो जरूरी है। तो एमआईएस को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं कि ये बस कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन रिसर्च को देखें तो एमआईएस सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सही ट्रेनिंग पाए हुए लोगों और कंपनी की प्रक्रियाओं का एक पूरा संगम है। संगम है जी। और इस संगम का मेन काम मैनेजमेंट के फैसलों को मजबूत बनाना है। और इस पूरे सिस्टम में, इस संगम में अगर कोई सबसे मुख्य भूमिका निभाता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम्स ही हैं। बिना किसी शक के कंप्यूटर्स ही इस पूरी गाड़ी का इंजन है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर कंप्यूटर्स शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो इसका जो सबसे पहला कदम है वो है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन। हाँ, देखिए, आज कंप्यूटर्स संस्था के अंदर से और बाहर से दोनों जगह से लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे सेल्स के आंकड़े हो गए। बिल्कुल, सेल्स के आंकड़े, प्रोडक्शन के नंबर्स या फिर बाजार के रुझान। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी स्वचालित है। मतलब कोई इंसान बैठकर एंट्री नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीनें खुद ये काम कर रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो समय बहुत बचता है और इंसान से होने वाली जो गलतियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, पर जो डेटा अंदर आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा होगा ना? बहुत ही विशाल मात्रा में। तो ये सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? यहीं पर डेटा वेयर हाउस और एडवांस्ड डेटाबेस का काम शुरू होता है। ये डेटा स्टोरेज का हिस्सा है। जो भी डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो जैसे कि एक्सेल शीट्स के नंबर्स, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो जैसे ईमेल्स या कस्टमर फीडबैक। हाँ, एग्जैक्टली। ये सब कुछ डेटा वेयरहाउस में बेहद सुरक्षित रूप से रखा जाता है। ये एक तरह से कंपनी की एक बड़ी सी डिजिटल तिजोरी है। लेकिन सिर्फ तिजोरी में डेटा पड़े रहने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से अगला और बहुत जरूरी स्टेप आता है, डेटा प्रोसेसिंग। मतलब कच्चे डेटा को किसी काम की चीज में बदलना। हाँ, सॉफ्टवेयर और अलग अलग एल्गोरिदम के जरिए उस पर कैलकुलेशन करना। इसको मैं ऐसे सोच रही थी, जैसे हमारे पास बहुत सारा कच्चा राशन है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी उपमा है। तो डेटा कलेक्शन मतलब हमने बाजार से कच्चा राशन खरीद लिया,
डेटा स्टोरेज मतलब उसे अपनी पेंट्री में रख दिया। और अब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि उस कच्चे राशन को पकाकर एक स्वादिष्ट डिश तैयार करना। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। वो कच्चा राशन हमारा रॉ डेटा है और कंप्यूटर उसे पकाकर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या कह लें एक स्वादिष्ट डिश में बदल देता है, ताकि कंपनी के प्रदर्शन का सही अंदाजा लग सके, उसे विजुअलाइज किया जा सके। क्या बात है। अब डिश तो तैयार हो गई, लेकिन इसे खाने वालों तक पहुंचाना भी तो होगा। हाँ, और उससे ही हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कहते हैं। अच्छा। एक अच्छी कंपनी में हाई स्पीड नेटवर्क्स के जरिए इस तैयार जानकारी को अलग अलग विभागों तक और ऊपर बैठे ऊंचे पदों तक भी। जी बिल्कुल, बिना किसी रुकावट के पहुंचाया जाता है। सही समय पर सही इंसान की स्क्रीन पर सही जानकारी का फ्लैश होना बहुत जरूरी है। तो डेटा आ गया, स्टोर हो गया, प्रोसेस हो गया और सही लोगों तक पहुंच भी गया। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है हाँ, कि ये सब मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। इसे डिसीजन सपोर्ट कहते हैं। डिसीजन सपोर्ट। जी, मॉडर्न बिजनेस में अब गट फीलिंग या अंदाजे से फैसले नहीं लिए जाते। अब डेटा बोलता है। एग्जैक्टली। आज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स यानी DSS और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी EIS जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये मैनेजर्स को एकदम समय पर और सटीक जानकारी देते हैं, जिससे वो सही फैसले ले सके। बिल्कुल। ये सिस्टम्स उन्हें बताते हैं कि अगर वो अमुक फैसला लेंगे तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है। कैसे? क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे थियोरी की। हाँ। लेकिन अगर हम इसे असली दुनिया के किसी उदाहरण से जोड़ें तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर से बेहतर कोई केस स्टडी नहीं है। वहां जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS लागू हुआ, उसने तो पूरी दुनिया ही बदल दी। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो CBS का लागू होना भारतीय बैंकिंग के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो CBS ने की वो थी डेटा सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारा डेटा एक ही जगह ले आना। हाँ, पहले क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट किसी एक ब्रांच में है तो आपकी सारी जानकारी उसी ब्रांच के रजिस्टर्स में या उसी ब्रांच के कंप्यूटर में फंसी रहती थी। हाँ, और दूसरे शहर की ब्रांच वालों को कुछ पता ही नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन CBS ने सभी ग्राहकों के अकाउंट की जानकारी और लेन देन का पूरा रिकॉर्ड खींचकर एक ही सिंगल डेटाबेस में डाल दिया। इससे तो किसी भी ब्रांच से जानकारी निकालना बहुत आसान और सुरक्षित हो गया होगा। बहुत आसान। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप अपने बैंक के ग्राहक हैं, सिर्फ उस एक ब्रांच के नहीं। और इसी का एक और बड़ा फायदा जो हमने देखा वो है रियल टाइम ट्रांजैक्शन। सही कहा। पहले पैसे ट्रांसफर होने में कई दिन लग जाते थे, अब सब तुरंत होता है। हाँ, पैसे का लेन देन अब रियल टाइम में होता है। ग्राहक तुरंत अपने खाते में अपडेट देख सकते हैं। इससे संतुष्टि बहुत बढ़ती है। मुझे याद है पहले हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर्स हुआ करते थे। और वो समस्या CBS ने इंटीग्रेटेड सर्विसेज के जरिए सुलझा दी। इंटीग्रेटेड सर्विसेज? जी, पैसे जमा करना हो, निकालना हो, लोन की किस्त देनी हो या फंड ट्रांसफर करना हो, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ गया। अरे वाह। इससे बैंक के ऑपरेशंस बेहद सुगम हो गए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अब आपस में बिना किसी रुकावट के बात कर सकते हैं। और जब इतना सारा डेटा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है तो बैंक इसका इस्तेमाल कुछ और चीजों के लिए भी तो करते होंगे। बिल्कुल, यहीं पर एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग काम आती है। कंप्यूटर ग्राहकों के व्यवहार का और बैंक के वित्तीय प्रदर्शन का पूरा विश्लेषण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे बैंक मैनेजर्स को भविष्य की नीतियां बनाने में मदद मिलती है। हाँ, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ग्राहकों को किस तरह के नए प्रोडक्ट चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। और इन सब भारी भरकम बैकएंड चीजों का जो सबसे बड़ा रिजल्ट आम लोगों को मिला वो है कस्टमर कन्वीनियंस। इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ने तो ग्राहकों का जीवन ही बदल दिया है। बिल्कुल। आज हम अपने फोन से ही पूरा बैंक ऑपरेट कर लेते हैं। ये डिजिटल सेवा सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि बैकएंड पर एक बेहद मजबूत MIS और CBS काम कर रहा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का एक सार निकालें तो वो ये है कि MIS और कंप्यूटर्स ये सिर्फ डेटा सहेजने के बक्से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी संस्था की, जैसे हमने भारतीय बैंकों का उदाहरण देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। एकदम सही। डेटा कलेक्शन से लेके डिसीजन सपोर्ट और हमारे फोन्स पर मौजूद मोबाइल बैंकिंग तक, ये सिस्टम हर कदम पर तेजी और सटीकता लाता है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? देखिए, आज MIS और कंप्यूटर्स इंसानी मैनेजर्स को फैसले लेने के लिए बेहतरीन डेटा दे रहे हैं, एकदम रिफाइंड और सटीक। बिल्कुल। लेकिन जिस रफ्तार से, जिस एक्सपोनेंशियल रफ्तार से डेटा और एनालिटिक्स की ताकत बढ़ रही है, जी,
क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब ये सिस्टम्स इतने समझदार हो जाएंगे कि फैसले खुद ही लेने लगेंगे? अरे बाप रे। और इंसानी मैनेजर्स का काम सिर्फ उन कंप्यूटर के लिए गए फैसलों पर रबर स्टैंप लगाने का रह जाएगा? मतलब बस एक फॉर्मेलिटी। ये तो बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला विचार है कि जो तकनीक आज हमारी मदद कर रही है, क्या कल वही हमारी जगह ले लेगी और सारे फैसले खुद करने लगेगी? बिल्कुल सोचने वाली बात है। बहुत ही सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ, इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।